इतिहास ने सम्राट अशोक को महान कहा है क्योंकि वे ऐसे सम्राट थे जो धम्म द्वारा शासन करना चाहते थे, जिन्होंने अहिंसा का पाठ दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस धम्म को समझें। क्या ये धम्म रिलीजियस था, धार्मिक था? क्या ये धम्म एक तरह का प्रयास था पूरे भारतवर्ष में बुद्ध धर्म को स्थापित करने का, या फिर ये एक सेक्युलर या फिर धर्म के परे एक तरह का राज शासन था? एक नीति थी सम्राट अशोक की जिसके द्वारा वे पूरे भारत शासन में, भारतवर्ष में एक ही तरह का साम्राज्य लाना चाहते थे, खुशहाली लाना चाहते थे। धम्म समझने के लिए हमें इनके सोर्सेस, सूत्रों को समझना होगा। तो हम जानते हैं कि दो तरह के सूत्र हैं, रिलीजियस और सेक्युलर। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है रिलीजियस और सेक्युलर में। जो भी सोर्स सुपर नेचुरल या संसार के परे, जो सांसारिक बातों की चर्चा नहीं करते, उनके परे जो चीजें हैं, जैसे सृष्टि की रचना कैसे हुई, आध्यात्म की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस की बात करते हैं जो हमारे सेंसेस देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो इन्हें हम रिलीजियस टेक्स्ट कहते हैं। जैसे पुराण की अगर हम बात करें, पुराण बात करता है एक ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना की, तो ऐसे इसमें पुराण क्या हो जाएगा? रिलीजियस सोर्स हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। जहां भी ईश्वर आ जाते हैं वहां पर धर्म आ जाता है, धार्मिक ग्रंथ बन जाता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे टेक्स्ट की बात करते हैं, कुछ ऐसे ग्रंथ की बात करते हैं जो सांसारिक बातों पर चर्चा करता है, जैसे द्वेष या फिर प्रेम, मानवीय भावनाएं, तो वे हो जाते हैं सेक्युलर टेक्स्ट। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। तो हम किसी भी टेक्स्ट को जब हम स्टडी करते हैं, उसके जॉनर को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये किस बात को डील कर रहा है। क्या ये ईश्वर, निर्वाण, मोक्ष, जीन, इन पर चर्चा करता है, तो उसे हम धार्मिक टेक्स्ट कहेंगे। तो धार्मिक टेक्स्ट में जैसे अशोक के बारे में हमें पता लगता है पुराण द्वारा। बुद्धिस्ट सोर्सेस हैं बहुत सारे। जैसे अगर हम बुद्धिस्ट सोर्सेस करें तो इसमें दीपवंश, महावंश, उसके बाद में अशोकवदन, कुलवंश, तो इन्हें हम कहेंगे बुद्धिस्ट सोर्सेस, रिलीजियस टेक्स्ट्स। पुराण को हम कहेंगे रिलीजियस टेक्स्ट। लेकिन अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को स्टडी करते हैं, अब अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट के बारे में डील करता है। मेगास्थनीज इंडिका की अगर हम बात करते हैं, वो एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट अशोकाज एडिक्ट की अगर हम बात करते हैं, मेजर, माइनर और पिलर एडिक्ट्स, तो ये हमारे लिए हो जाते हैं सेक्युलर सोर्सेस। तो इन दोनों सोर्सेस के आधार पर हम अशोक और उनके धम्म को स्टडी करते हैं। अब देखिए, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं वे कहते हैं कि अशोक पहले बहुत निर्दयी होते थे, उसके बाद कलिंग वॉर, कलिंग जो युद्ध हुआ, जब वे राजा बनने के बाद 9 साल पूरे हो चुके थे, तो वे कलिंग के युद्ध के बाद उनमें एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। उन्होंने उपगुप्त से बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी ली और इसके पश्चात
अशोक में एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बदलाव हुआ और वे बुद्ध उपासक बन गए। लेकिन वहीं अगर हम अशोक एडिक्ट की बात करते हैं, जैसे माइनर पिलर एडिक्ट 1, उसमें अशोक कहते हैं कि अब मुझे 2.5 साल हो चुके हैं बुद्ध धर्म का पालन करते हुए, उपासना करते हुए। पहले वे इतने ज्यादा ईगर नहीं थे, पहले वे इतने ज्यादा डिवोट फॉलोअर नहीं थे, पहले वे इतने ज्यादा बुद्ध उपासक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अब वे बुद्ध धर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं अशोक और उनके बुद्धिस्ट उपासक के बारे में, तो उसमें हम ज्यादातर सेक्युलर सोर्सेस पे रिलाई करते हैं, क्योंकि इसमें जो अशोकन एडिक्ट्स हैं वे अशोक ने खुद कहे हैं, और जो रिलीजियस टेक्स्ट थे ये बाद में लिखे गए थे। तो धम्म को समझने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अशोकन एडिक्ट्स। अशोकन एडिक्ट्स में तीनों मेजर, माइनर और पिलर एडिक्ट्स। तो आइए समझते हैं अशोक और बुद्धिज्म के बारे में। अब यह बात तो तय है कि अशोक बुद्धिस्ट उपासक थे। उनके कार्यकाल में ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में 84,000 स्तूप बनाए गए थे। उस समय के जो सबसे बड़े भिक्षु थे उपगुप्त, उनसे अशोक काफी निकट थे। ऐसा कहा जाता है बहुत सारे विहार अशोक ने बनाए पूरे भारतवर्ष में। ऐसा कहा जाता है कि वे यात्राएं कंडक्ट किया करते थे, यात्राएं करते थे पूरे भारतवर्ष में, ताकि महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, जो उनका संदेश है, वो पूरे भारतवर्ष में फैलाया जा सके। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही अशोक बहुत निकट थे संघ के, भले ही उनके कार्यकाल में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया गया था, लेकिन वे कभी भी संघ के मेंबर नहीं बने, खुद भिक्षु नहीं बने। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कार्यकाल में ही अंत में जो अपना पूरा राजपाट बिंदुसार को देके वे भद्रबाहु के साथ चंद्रगिरी पर्वत पे समलेखन के लिए चले गए। ऐसा हम अशोक के बारे में नहीं देखते। यह बात हमें समझनी पड़ेगी कि अशोक संघ के बहुत निकट थे, बुद्ध धर्म को उपासक के तौर पर मानते थे, बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, लेकिन वे संघ के मेंबर नहीं थे, कभी भी संघ के मेंबर नहीं बने। तो अब हम अशोक के धम्म को समझते हैं। देखिए, पिलर एडिक्ट 6 ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको हमेशा याद रखना है। पिलर एडिक्ट 6 कहता है कि जब अशोक राजा बन के 12 साल पूरे कर चुके थे, उनके राजा बनने के 12 साल बाद अशोक ने यह प्रथा शुरू की, ये ट्रेडिशन शुरू किया कि धम्म को जो है, धम्म लिपि को इंस्क्राइब किया जाए, पत्थरों पर लिखा जाए और इसे पूरे भारतवर्ष में इन इंस्क्रिप्शंस को फैलाया जाए। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि पिलर एडिक्ट 6 से हमें यह मालूमात हो जाती है कि अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे करने के बाद अशोक ने यह प्रथा शुरू की पूरे भारतवर्ष में इस धम्म लिपि को फैलाने की। इसके बाद जैसे अशोक धम्म का प्रचार करने में व्यस्त हो गए,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अशोक महात्मा बुद्ध के संदेश से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। लेकिन अब हमें इस धम्म के कंटेंट को समझना होगा, इस धम्म के सभी स्वरूपों को समझना होगा, ताकि हम समझ सके क्या ये बुद्ध धर्म से प्रेरित था या फिर ये खुद बुद्ध धर्म का ही एक रूप था। सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम धम्म की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा के बारे में अशोक रॉक एडिक्ट 1 में बताते हैं। अपने रॉक एडिक्ट 1 में अशोक बताते हैं कि उन्होंने जानवरों का स्लॉटर अपने राज्य में बैन कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि वैदिक अनुष्ठान के लिए जानवरों की बलि चढ़ाई जाए। इसलिए अहिंसा, जो कि गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेश में जिसकी चर्चा की, उसे अशोक ने पूरे भारतवर्ष में फैलाया। उन्होंने रॉक एडिक्ट 1 में कहा कि वे चाहते हैं कि जानवरों के प्रति एक अहिंसा भाव बहुत आवश्यक है, और ऐसे किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, ऐसे किसी भी प्रकार के रिचुअल, सेरेमनीज, फेस्टिवल्स, त्योहार जहां पर जानवरों की बलि दी जाती हो, ऐसे सभी त्योहारों पर अशोक ने रोक लगा दी थी। तो अगर हम बात करते हैं रॉक एडिक्ट 1 और इसी के साथ पिलर एडिक्ट 5, तो इन दोनों द्वारा हमें यह मालूमात हो जाती है कि अशोक अहिंसा का प्रचार करना चाहते थे। तो अगर हम धम्म की बात करते हैं तो धम्म में आपको दो बहुत महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है कि धम्म का प्रचार पूरे भारतवर्ष में अशोक ने 12 साल राज्याभिषेक के बाद शुरू किया, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है पिलर एडिक्ट 6 से। और अहिंसा की अगर हम बात करते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है रॉक एडिक्ट 1 और पिलर एडिक्ट 5 से। तो जैसे फर्स्ट कंपोनेंट अशोक के धम्म का अहिंसा है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है पिलर एडिक्ट 5 और रॉक एडिक्ट 1 से। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं अशोक के धम्म का, वो है गुड कंडक्ट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है रॉक एडिक्ट 9, रॉक एडिक्ट 11 और पिलर एडिक्ट 2। तो आइए समझते हैं ये सेकंड कंपोनेंट क्या है, गुड कंडक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रॉक एडिक्ट 9, रॉक एडिक्ट 11 और पिलर एडिक्ट 2 में अशोक कहते हैं कि जितनी भी सेरेमनीज होती हैं, जैसे बीमार हो जाने पे या फिर मैरिज पे, बर्थ पे, या फिर सेरेमनीज है जैसे कोई भी एक
ओकेशन हो रहा है, जब व्यक्ति पिलग्रिमेज पर जाता है, तो ये जो सेरेमनीज होती है, अशोक इसकी निंदा करते हैं, कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, जिससे आपको कोई दूसरे या फिर आफ्टर डेथ इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अशोक कहते हैं कि इन सेरेमनीज के बजाय, इन संस्कारों के बजाय अगर व्यक्ति धम्म का पालन करे तो धम्म से उस व्यक्ति को ज्यादा लाभ मिलेगा। तो अशोक एक तरह से सभी सेरेमनीज के जो रिचुअल्स हैं उनकी निंदा करते हैं और धम्म की प्रशंसा करते हैं, धम्म को प्रमोट करते हैं। और पिलर एडिक्ट 2 में वे बताते हैं कि धम्म क्या है। पिलर एडिक्ट में वो कहते हैं अशोक कि धम्म वो है जो सबसे कहता है कि पाप मत करो, बुरा मत करो, सभी के प्रति कंपैशन रखो, सर्वोदया, सभी के प्रति लिबरलिटी रखो। और उसी तरह रॉक एडिक्ट 11 में भी अशोक कहते हैं कि सभी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने एल्डर्स के प्रति, माता पिता के प्रति, श्रमणास के प्रति, श्रमण जो है, ब्राह्मण जो है। तो आप ये समझना बहुत जरूरी है कि इस गुड कॉन्डक्ट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भले ही अशोक संस्कारों की बुराई करते हैं, संस्कारों की आलोचना करते हैं, लेकिन इन्हीं एडिक्ट्स में वे लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें ब्राह्मण की, श्रमण की, इनकी रिस्पेक्ट करनी होगी, इनका आदर करना होगा। तो एक तरह से गुड कॉन्डक्ट की हम बात करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं। यह हमें पता लगता है रॉक एडिक्ट 9, रॉक एडिक्ट 11 और पिलर एडिक्ट 2 के द्वारा। जहां पर हम पिलर एडिक्ट 5, मेजर रॉक एडिक्ट 1, रॉक एडिक्ट 9, रॉक एडिक्ट 11, रॉक एडिक्ट 12 की बात करते हैं, ये तीनों अहिंसा, गुड कंडक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस एक राजा का अपने प्रजा के लिए संदेश है। वहीं पे अशोक ये भी बताते हैं किस तरह से उन्होंने धम्म को अपने जीवन में लागू किया है। इसके बारे में हमें पता लगता है रॉक एडिक्ट 6 से, रॉक एडिक्ट 2 से और फेमस रॉक एडिक्ट 13 से। हम पिलर एडिक्ट 6 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है कि वो पिलर एडिक्ट 6 ही था जहां पर अशोक ने खुद बताया था कि किस तरह से उन्होंने 12 साल के बाद, अपने राज्याभिषेक के 12 साल के बाद पूरे भारतवर्ष में धम्म का प्रचार करना शुरू किया। और अगर हम रॉक एडिक्ट 6 और रॉक एडिक्ट 2 की बात करते हैं, इसमें अशोक कहते हैं किस तरह से उन्होंने जन कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए। उन्होंने कुएं खुदवाए, पानी की व्यवस्था की, बहुत सारे औषधालय खोले, औषध बनाने की सामग्री दी। तो एक तरह से हम अगर बेनोवेलेंट किंग, वेलफेयर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें, या फिर वेलफेयर मोनार्क की अगर हमें बात करते हैं तो वो हमें रॉक एडिक्ट 6 और रॉक एडिक्ट 2 से पता लगता है। और वहीं पे अगर हम रॉक एडिक्ट 13 की बात करते हैं, ये वो फेमस रॉक एडिक्ट में एडिक्ट है जहां पे अशोक बात करते हैं कलिंग वॉर की। तो अशोक कहते हैं किस तरह से कलिंग युद्ध के बाद अशोक अब हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे और कलिंग युद्ध के बाद अब अशोक धम्म विजय, धम्म के प्रचार का उनका मन बन चुका था। अब वे किसी भी प्रकार की हिंसा, जीव हत्या में विश्वास नहीं रखते थे। अब वे धम्म का प्रचार करना चाहते थे।
न केवल भारतवर्ष में पर भारतवर्ष के बाहर भी। वो मेंशन करते हैं किस तरह से उन्होंने धम्म प्रचार के लिए दूत भेजे, धम्म का प्रचार भारत के बाहर भी किया। तो इसके बारे में हमें पता लगता है रॉक एडिक्ट 13 से, और पिलर एडिक्ट 16, जहां पे हमें पता है कि किस तरह से उन्होंने धम्म का प्रचार किया। अब इन सब के बाद अशोक बताते हैं किस तरह से वे स्वयं धम्म का प्रचार करते थे, धम्म यात्राएं करते थे, और कुछ समय बाद उन्होंने धम्म महामत नामक अधिकारी भी रखे। उन अधिकारियों का काम यह था कि वे लोगों तक जाते थे और उन्हें धम्म के बारे में बताते थे। तो यह है अशोक का धम्म। अब प्रश्न उठता है, क्या ये धम्म बुद्ध धर्म का प्रचार था, उसकी स्थापना थी, या फिर ये धम्म एक राजा का उसकी प्रजा के लिए संदेश था? तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पूरे धम्म में देखते हैं कि कहीं पर भी अशोक अष्टांगिक मार्ग के बारे में वर्णन नहीं करते हैं। जब हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं, बुद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन कहीं पर भी अशोक ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में वर्णन नहीं किया। वे बुद्ध के 4 अटल सत्य के बारे में नहीं कहते। अपने धम्म में वे स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, जबकि बुद्ध धर्म में स्वर्ग और नरक कुछ नहीं होता, वे ईश्वर की बात करते हैं। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि धम्म किसी प्रकार का प्रचार नहीं था, कोई ऐसा एक अटेम्प्ट नहीं था, ऐसा प्रयास नहीं था कि बुद्ध धर्म को पूरे भारतवर्ष में फैलाया जाए। हाँ, यह स्वीकार है कि अशोक स्वयं बुद्धिस्ट थे, उन्होंने बहुत स्तूप बनाए, विहार बनाए, और स्वयं बुद्धिस्ट उपासक थे, लुम्बिनी भी गए। लेकिन ये बिल्कुल भी कहना सही नहीं होगा कि उनके धम्म और धम्म महामत बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। वे एक तरह से लोगों में सद्भावना का प्रचार कर रहे थे। वे चाहते थे कि लोग आपस में इस तरह जिए कि हिंसा की जरूरत ही ना पड़े, हिंसा की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए अशोक को महान कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि अशोक ऐसे राजा थे जो बल पर नहीं, किंतु एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट द्वारा पूरे अपने राज्य पर शासन करना चाहते थे। ये एक तरह से उनकी जरूरत भी थी, क्योंकि अगर हम अशोक के पहले महाजनपद का कार्यकाल देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हर एक महाजनपद में एक तरह का समान संस्कृति, समान कल्चर, समान समाज के ऊपर एक राज्य स्थापित था। जैसे हम बात करें अवंती की, शूरसेन की, कुरुस की, पांचाल की, ये सभी आपस में एक तरह की समान संस्कृति के ऊपर एक राज शासन था, किंगडम था। लेकिन मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य ऐसे समाजों के ऊपर शासन करता था जिनकी भाषाएं अलग थी, जिनका रहन सहन अलग था, जिनकी आस्थाएं अलग थी, जिनकी प्रथाएं अलग अलग थी, धार्मिक भावनाएं अलग अलग थी। तो इस वक्त ये बहुत आवश्यक था कि अशोक एक तरह का धम्म का प्रचार करे, जिससे इन सभी लोगों के बीच में जो विविधताएं हैं ये घट जाए, आपस में सद्भावना बढ़ जाए, और जिससे एक वेलफेयर स्टेट, हितकारी एक राज्य की स्थापना